बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो एजेंडा है वो चार्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से है। हम चार्ट्स तो बना लेते हैं लेकिन उसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं करते। प्रॉपर फॉर्मेटिंग से मुराद ये है कि आगे चल के हम ये पांच जब चीज़ें सीख के चलेंगे तो हमें आइडिया होगा कि वाकई कहीं ना कहीं हमें विजुअल्स में कुछ ना कुछ ऐड करना चाहिए, ताकि विजुअलाइजेशन के अंदर फर्स्ट विजन के अंदर ही सारी चीज़ सामने आए कि ये कहना क्या चाह रहा है चार्ट। तो चार्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से पहले जो हम सीखते हैं वो ये है कि किसी भी चार्ट के अंदर आप टारगेट लाइन किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मैं चार्ट फॉर्मेटिंग में आता हूँ। यहाँ पे मैं एक विजुअल ड्रॉ करता हूँ। फर्ज करें मैं सब कैटेगरी को ले रहा हूँ और सेल को ले रहा हूँ और एक कॉलम चार्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ये इसका कॉलम चार्ट है। इस कॉलम चार्ट के अंदर मेरा जो टाइटल आ रहा है वो बेमायनी आ रहा है, यानी सम ऑफ सेल बाय सब कैटेगरी। इसको मैं आगे चल के मज़ीद एक्सप्लेन करूंगा कि हम इसको डायनामिक बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सब कैटेगरी वाइज सबसे ज़्यादा फ़ोन्स की सेल हुई है। अगर मैं डाटा लेबल इसका ऐड करूँ, फॉर्मेटिंग में जाके इसका मैं डाटा लेबल ऑन कर दूँ, तो मुझे आइडिया हो रहा है कि फ़ोन्स की 71K सेल हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं तो यहाँ पर टारगेट होना चाहिए कि भाई हर सब कैटेगरी का कोई एक स्टैंडर्ड टारगेट होना चाहिए कि कम से कम वो इतनी सेल करनी चाहिए उसको। तो जो सेल के टारगेट को पूरा नहीं कर रही वो भी हमें विजुलाइज होना चाहिए, कि भाई कौन सी कैटेगरी ऐसी हैं जो कि टारगेट को मीट नहीं कर रही। तो इसको हम करने जा रहे हैं पहले टॉपिक को, कि किस तरह हम एक टारगेट लाइन ऐड करते हैं चार्ट के अंदर। तो यहाँ चार्ट फॉर्मेटिंग में मैं आता हूँ और चार्ट फॉर्मेटिंग की फॉर्मेटिंग के अंदर यहाँ अवेलेबल है हमारे पास ऑप्शन पावर बीआई के अंदर। अगर इस विजुअल को मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ ताकि मैंने स्लाइसर भी ऐड करना है इसके अंदर। मैं यहाँ मोर फॉर्मेटिंग में आता हूँ, मोर ऑप्शन में आता हूँ, तो यहाँ पे ये रेफरेंस लाइन अवेलेबल है। रेफरेंस लाइन बेसिकली ये जो रेफरेंस लाइन है, पहले मैं एक चलो एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं ज़रा सॉफ्टवेयर इनेबल कर दूँ। जस्ट मुझे एक मिनट दीजिएगा। डाउनलोड में गया और multi और जी ठीक हो गया। मैं यहाँ पे आया और मैं यहाँ पे रेफरेंस लाइन की ऑप्शन में जाऊँगा। रेफरेंस लाइन के अंदर मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं एक टारगेट लाइन ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ऐड लाइन पे क्लिक करूँगा और ये मुख्तलिफ़ किस्म की लाइंस हैं जो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट लाइन को ले, कांस्टेंट लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। उसके बाद लाइन की वैल्यू अभी ज़ीरो है, इसलिए लाइन जो है ना वो नज़र नहीं आ रही। मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे 50,000 इसको वैल्यू देता हूँ और ये यहाँ पे मेरे पास एक टारगेट की लाइन आ गई है 50,000। ठीक है। लेकिन ये अभी जो 50,000 है मैंने हार्ड कोड वैल्यू के साथ इसको लिखा है, और ये हार्ड कोड वैल्यू अगर मेरा मैनेजर मुझे ये कहता है कि यार ये मैं टारगेट थोड़ा सा वेरी करके देखना चाहता हूँ कि कौन सी सब कैटेगरी अगर मैं थोड़ा टारगेट बढ़ा देता हूँ तो कौन सी टारगेट मीट कर रही हैं, और अगर ये मैं कम कर देता हूँ तो फिर मैं देखना चाह रहा हूँ कि कौन सी वैल्यू मीट कर रही है। तो हमने इस टारगेट लाइन को डायनामिक बनाना है। ये हमारा दूसरा है कि हाउ वी कैन मेक इट डायनामिक। किस तरह हम डेक्स का यूज़ करके हम इसको डायनामिक बना सकते हैं। तो मैं वापस जाता हूँ, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। पावर बीआई के अंदर पावर बीआई के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है कुछ इस तरह के, यानी अगर आप कोई हार्ड वैल्यू देते हैं कोई भी, तो उसके सामने एफ एक्स आ रही है। एफ एक्स बेसिकली आपको ये अलाउ करता है कि आप कोई डेक्स फार्मूला यहाँ पे लिख के उसके अकॉर्डिंगली आप वैल्यू दे सकते हैं किसी भी चीज़ को। इसी तरह ये जो कॉलम्स के कलर्स हैं, इन कॉलम्स के कलर्स भी आप एफ एक्स के थ्रू वेरीफाई वेरी कर सकते हैं।
ठीक है, हम ये करने जा रहे हैं कि हम इस टारगेट लाइन को फार्मूले के ज़रिए डायनामिक बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मुझे टेबल एक चाहिए और एक मैयर चाहिए जिसमें मैं डेक्स लिख सकूं। अब ये 50K वाली जो वैल्यू है, इसको मैं एक टेबल की फॉर्म में ले जाके उसका स्लाइसर बनाने जा रहा हूँ। तो मैं करता ये हूँ कि मैं आता हूँ मॉडलिंग में और न्यू टेबल में आता हूँ। न्यू टेबल के अंदर आके मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ टारगेट लाइन, या इसको कह देता हूँ डायनामिक टारगेट लाइन। इस टेबल का मैं नाम रख रहा हूँ डायनामिक टारगेट लाइन, और इसके अंदर मैं डेक्स यूज़ करूँगा जनरेट सीरीज। जनरेट सीरीज का एक डेक्स ऐसा है कि जिसके अंदर आप एक टेबल की अपनी मर्जी की वैल्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं। मतलब मैं स्टार्ट वैल्यू यहाँ पे उसको बता रहा हूँ कि मेरी स्टार्ट वैल्यू 0 है और मेरी मैक्सिमम जो वैल्यू है 71K है। तो मैं अपने यहाँ पे 72,000 वैल्यू रख लेता हूँ। आगे तीसरे में वो मुझसे पूछ रहा है कि जीरो के बाद कितना इंक्रीमेंट देना करना है हर इंसिडेंट का, तो मैं उसे 1 लिख रहा हूँ। इस तरह करने से मेरे पास एक टेबल आ जाएगा। अभी मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मेरे लिए एक जनरेट सीरीज को जनरेट कर देगा जो 0 से लेके 72,000 तक सीरीज जाएगी, और हर 0 के बाद एक एक वैल्यू पिछली वैल्यू में ऐड होती रहेगी। इसको मैं एग्जीक्यूट करके आपको डिस्प्ले करता हूँ। यहाँ डायनेमिक टारगेट लाइन का टेबल तो मेरे पास बन गया है। मैं आपको ये शो करवाना चाह रहा हूँ कि जब मैंने जनरेट सीरीज किया था यहाँ पे, तो मेरी वैल्यू स्टार्ट हुई थी 0 से और उसमें इंक्रीमेंट होता गया 1 का, और अब वो कहाँ तक वैल्यू जाएगी, 72,000 तक वैल्यू जाएगी, 72,000 तक। ठीक है, इस तरह मैंने एक टेबल जनरेट कर लिया। अब मैं इसका स्लाइसर बना लेता हूँ इस टेबल का। मैं यहाँ पे आता हूँ और डायनामिक टेबल के अंदर मैं इस वैल्यू का एक स्लाइसर बना लेता हूँ। इसको मैं स्लाइसर ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे वैल्यू को। एक मिनट है। इसके अंदर मुझे क्या करना है, टारगेट की वैल्यू को असाइन कर देना है यहाँ पे। मैं क्या करने जा रहा हूँ, स्लाइसर, और इसमें वैल्यू ये वाली है। अब मेरे पास ये स्लाइसर आ गया, लेकिन जब मैं स्लाइसर को आगे पीछे मूव करता हूँ तो ये टारगेट की लाइन आगे पीछे मूव नहीं हो रही है। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस टारगेट को वेरी करूँ तो मेरी टारगेट की जो लाइन है वो इसके अकॉर्डिंगली डायनामिक मूव हो। कभी ज़्यादा टारगेट करने पे या कम टारगेट करने पे मेरी टारगेट की वैल्यू जो है वो लाइन वो चेंज हो। उसके लिए मुझे यहाँ पे डेक्स लिखना पड़ेगा। उस डेक्स को मैं ले जाऊँगा जो रेफरेंस लाइन का एफ एक्स था उसके अंदर। तो मैं यहाँ पे आके न्यू मैयर में आता हूँ, और न्यू मैयर में मैं आके यहाँ पे लिखता हूँ मैक्स सेलेक्टेड वैल्यू। इसका मैं नाम रख रहा हूँ मैक्सिमम सेलेक्टेड वैल्यू, और मैं इसको मैक्स के ज़रिए सेव कर लेता हूँ। अब मैक्स वैल्यू मैंने किसकी निकालनी है, जो मैंने अभी डायनामिक टेबल बनाया है उसकी मैंने वैल्यू निकालनी है। तो वो मेरा किस नाम से है, डायनामिक और वैल्यू, ये वाली वैल्यू। ये वाली वैल्यू क्या काम करेगी, अभी मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं एंटर कर देता हूँ। अब ये क्या काम करेगी कि जो यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, मैं ज़रा आपको बता देता हूँ पहले ज़रा। यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ये है हमारी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम। और ये वाली जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। अब मैंने किया क्या है, मैंने किया है कि ये वाली जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एक वेरिएबल में जा वो एक वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाए। यानी ये 72,000 अभी सेव हो चुका हुआ है किसके अंदर, मेरा ये जो मैयर का नाम है इस मैयर के अंदर सेव हो चुका हुआ है। यानी अगर मैं अभी दिखाऊं आपको कि ये वाली जो लाइन है, अगर फर्ज करें इस मैयर को मैं ड्रॉ पहले कर लेता हूँ इस टारगेट लाइन के अंदर, फिर आपको मैं समझाता हूँ। इसमें मैं आया और इसमें आके मोर ऑप्शंस में गया। अब मैं हार्ड कोड वैल्यू नहीं दूंगा यहाँ पे। पहले मैंने हार्ड कोड वैल्यू दी थी 50,000 की, और इसने एक लाइन ड्रॉ कर दी थी जो कि डायनामिक नहीं थी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एफ एक्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, और यहाँ पे तीन ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं यूजली।
लेकिन आपने फील्ड वैल्यू सिलेक्ट करनी है, क्योंकि जब भी आपने मैयर वैल्यू देनी है तो वो फील्ड वैल्यू होती है। यहाँ पे व्हाट फील्ड शुड वी बेस दिस ऑन, यानी यहाँ पे आप कौन सा मैयर देना चाह रहे हैं वो आपने बताना है। तो मेरा अभी ये मैयर बना है डायनेमिक टारगेट लाइन का, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सॉरी, मैं यहाँ पे जो मेरा नाम रखा था वो क्या था, अगर किसी को याद है तो। मैंने यहाँ पे ठहरे इसको कैंसिल करता हूँ, मैंने नाम क्या रखा था इसका वो देखना चाह रहा हूँ। वो मैंने रखा था मैक्सिमम सिलेक्टेड वैल्यू। तो मैं मैक्सिमम सिलेक्टेड वैल्यू को यहाँ पे ड्रॉप करूँगा। यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ मैक्सिमम सेलेक्टेड वैल्यू, ये मेरा मैयर था। इस मैयर को मैं यहाँ पे अब ड्रॉप कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इसको एफ एक्स के अंदर इस मैयर को ड्रॉप किया है, तो इसने क्या किया है, जो मैक्सिमम वैल्यू थी उस मैक्सिमम वैल्यू को इसने लाइन के अंदर शो करवा दिया है। यानी ये यहाँ पे पहले गई, फिर ये यहाँ पे मैयर गया, अब ये मैयर कहाँ पे एक्ट कर रहा है, ये इस टारगेट के लाइन के अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहा है। यानी अभी 72,000 है, तो 72,000 यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस टारगेट को कम करता हूँ। जैसे मैं कम करूँगा तो ये मेरी टारगेट की लाइन पीछे मूव होके आएगी, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली ये लाइन मूव होगी। इसी तरह मैं इसको नीचे मूव करता हूँ तो ये अकॉर्डिंगली मूव हो रही है। अब ये दो पार्ट मैंने कवर किए हैं। कैसे कवर किए हैं, आपने जो भी विजुअल ड्रॉ किया हुआ है उसमें रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है। रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने इसके अकॉर्डिंगली इसकी मिनिमम जो भी वैल्यू आ रही है और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, इनकी आपने एक सीरीज जनरेट करनी है एक टेबल के अंदर। जिस तरह मैंने एक टेबल बनाया था, उसके लिए जनरेट सीरीज का डेक्स यूज़ करना है आपने, और उसकी वैल्यू का आपने एक स्लाइसर बना लेना है यहाँ पे। और फिर इस स्लाइसर की मैक्सिमम वैल्यू को आपने मैयर में ड्रॉप कर देना है, और उस मैयर को फिर आपने एफ एक्स के अंदर ड्रॉप कर देना है। तो इस तरह आपकी जो टारगेट की लाइन है वो डायनेमिक बन जाएगी। अब मेरा मैनेजर आके चेक कर सकता है कि यार अगर मैं टारगेट फर्ज करें यहाँ पे 45,000 रखता हूँ, तो 45,000 के मुताबिक मेरे पास सिर्फ चार जो हैं वो कैटेगरीज अचीव कर रही हैं टारगेट, बाकी कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर रही। अच्छा, इसको मज़ीद हम डायनामिक बना सकते हैं किस तरह। अब मेरा तीसरा पार्ट आ गया है, किसी भी विजुअल के अंदर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है। चाहे वो बार चार्ट है, कॉलम चार्ट है, कोई भी है। तो इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको दिखाने चाह रहा हूँ। मेरा तीसरा पार्ट है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो बार के कलर हैं वो बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएँ। जो टारगेट मीट कर रहे हैं और जो टारगेट नहीं मीट कर रहे हैं, उनसे दोनों के डिफरेंट जो हैं वो मुझे कलर्स आएँ। वैसे अगर मैं इस बार की फॉर्मेटिंग की बात करूँ तो हमारे पास जो फॉर्मेटिंग का टूल में ये अवेलेबल है वो आके यहाँ पे कॉलम में अवेलेबल है। अच्छा, कॉलम में आके एक तरीका तो ये है कि मैं शो ऑल करूं, और शो ऑल करने के बाद हर एक का डिफरेंट कलर सेलेक्ट करूं। मैं इसको ये वाला कलर दे देता हूँ, चेयर्स को मैं ये वाला कलर। यानी यहाँ पे मेरे पास तो इस तरह की अवेलेबल है कि मैं इसके कलर डिफरेंट कर सकता हूँ, सही है। लेकिन मैं इसको इस तरह नहीं करना चाह रहा। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी ये जो टारगेट लाइन है ना, टारगेट लाइन है, इसके जो नीचे बार आ रहे हैं उनके डिफरेंट कलर आए हैं, और जो इस बार के ऊपर जिनको टारगेट मीट हो रहा है उनके डिफरेंट कलर आए। तो ये मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ, लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि ये जो मेरा सम आ रहा है फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ये आ रहा है मेरा सम, जो मेरी सेल का सम है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ पहले। यहाँ पे एक मैं डिफरेंट सा एक और चार्ट बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ सब कैटेगरी, उसी तरह उठा रहा हूँ सब कैटेगरी। और मैं अब ये पहले सेल की कॉलम को पास कर रहा था, मैं सेल का कॉलम नहीं पास करता। मेरा एक मैयर बना हुआ है जो कि बड़ा सिंपल सा मैयर है, जिसमें मैंने सम किया हुआ है सेल्स को। ये मेरा मैयर बना हुआ है, ठीक है। इस मैयर को मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, और इसका मैं बार चार्ट बना लेता हूँ। अब मैंने क्या किया है, मैंने ये टोटल सेल्स को ड्रॉप किया है कैटेगरी के अंदर। अब जो मेरी वैल्यू फ़ोन के अंडर आ रही है वो बेसिकली ये मैयर फिल्टर होके फ़ोन की वैल्यू को दे रहा है, जो कि 71K है। अब मैं क्या, मेरी लॉजिक क्या है कि अगर मेरा 71K, ये मैं आपको, अगर मेरा 71K, ये वाली जो मेरी वैल्यू है मैयर की, जो कि टोटल
सेल है, अगर ये मेरी टोटल सेल की वैल्यू ग्रेटर है किससे, इस वाली वैल्यू से, ये जो मैक्स वैल्यू है ना, इस वाली वैल्यू से ग्रेटर है, तो मेरा जो कलर है वो एक डिफरेंट आना चाहिए। यानी इस बार में भी ये ट्रू आएगा, इसमें भी ये ट्रू आएगा, इसमें भी ट्रू आएगा क्योंकि लाइन अभी नीचे है, और चार वैल्यूज के अंदर ट्रू आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ये सारे ट्रू हैं, और यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये सबका नीचे का क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो उसका डिफरेंट कलर आ जाए। इसी लॉजिक को मैंने यूज करते हुए क्या करना है, अपने टारगेट के नीचे वाले बार्स को डिफरेंट कलर देना है और टारगेट से ऊपर वाले बार को डिफरेंट कलर देना है। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, ये तो मैंने समझाने के लिए किया था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेयर क्रिएट करता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू मेयर में आता हूँ, और इसका मैं नाम रख देता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करूँगा। क्या कंडीशन है मेरी, कि अगर मेरा टोटल सेल्स का जो मैयर है, टोटल सेल्स का जो मेरा मैयर है वो ग्रेटर देन है मैक्स सेलेक्टेड वैल्यू से। मैक्स सेलेक्टेड वैल्यू में वही है जो यूज़र यहाँ पे चेंज कर रहा है बार बार। मैक्स सेलेक्टेड वैल्यू से अगर ये ग्रेटर है तो फिर क्या करे, फिर ये कलर को कर दे ग्रीन कर दे, अदरवाइज ये क्या कर दे, रेड कर दे। सही है। मैंने सिंपल क्या किया है, मैंने सिंपल ये किया है कि दो मेयर्स को मैंने चेक करना है कि क्या मेरी टोटल सेल्स की वैल्यू ग्रेटर है या मैक्सिमम सेल की वैल्यू ग्रेटर है। अगर ये मेरी टोटल सेल की वैल्यू ग्रेटर है तो मुझे ग्रीन कलर मिल जाए, अगर नहीं है तो मुझे रेड कलर मिल जाए। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि मैं अकेला ही बोली जा रहा हूँ। नहीं नहीं ठीक है। इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ यहाँ पे। सही है। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मैयर को मैं यूज़ करूँगा अब कहाँ पे, जो मेरे कॉलम के कलर हैं उसमें फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, और कॉलम्स के जो कलर्स आ रहे हैं अब मैं इस एफ एक्स का यूज़ करूँगा। इस एफ एक्स ने मुझे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया है कि मैं कोई भी यहाँ पे जो मैयर है वो ड्रॉप कर सकता हूँ अपनी मर्जी का। तो मैं मैयर यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ, उसी तरह एफएक्स में आके यहाँ पे फील्ड वैल्यू सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे आपने जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मैयर बनाया उसको आपने सेलेक्ट कर। जैसे ही आपने उसको सेलेक्ट करना है तो आपके ये थोड़े से कलर थोड़ा मैं और कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ अपने मैयर में थोड़ा डिफरेंस लाने के लिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं ग्रीन नहीं कह रहा, आप यहाँ पे हेक्स कोड भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे ब्लू कहता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए, ताकि आपको डिफरेंस मालूम हो। अब मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ, इसमें हेक्स कोड ले सकते हैं हम? हेक्स कोड ले सकते हैं। यहाँ पे आप अच्छा। कलर्स के हेक्स कोड डाल दें, जस्ट सिंपल, और उसके अकॉर्डिंगली आपके कलर डिफरेंट आ जाएंगे। अब देखें, अब चीज़ क्या बन के मेरे सामने आ गई है कि मैं अगर इस टारगेट को वेरी करता हूँ, फर्ज करें मैं इस टारगेट को थोड़ा सा कम करता हूँ, तो जो मेरी बार के नीचे हैं वो अलग कलर में शो हो रहे हैं फॉर्मेटिंग में, और जो टारगेट मीट कर रहे हैं वो अलग कलर में शो हो रहे हैं। इससे क्या होता है कि ये वन साइड विजुअल्स में पता चल रहा है कि ये जो कलर डिफरेंट है ये हमारा टारगेट नहीं मीट कर रहे। फर्नीचर फर्निशिंग, कॉपियर्स, पेपर, सप्लायर्स, ये हमारे टारगेट पूरे नहीं कर रहे हैं। जबकि बाइंडर्स, एसेसरीज, स्टोरेज, ये वाली जो चीज़ें हैं ये हमारे टारगेट वन विजुअल में ही पता चल रहा है कि यार ये हमारा जो है टारगेट मीट हो रहा है। ठीक है। यहाँ तक मेरा 3 पॉइंट कवर हो चुके हुए हैं। मैंने आपको बता दिया है कोई अभी टारगेट लाइन, रेफरेंस लाइन किस तरह ड्रॉ करते हैं, उसको डायनेमिक बनाने के लिए जनरेट सीरीज का यूज़ किया है, एक टेबल बनाया, उस वैल्यूज़ को फिर मैंने मैक्स वैल्यू लेके उसके एफएक्स में डाल दिया तो मेरा डायनेमिक बन गया है। इधर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैंने आपको बताया है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप बार्स का कलर, इफ़ स्टेटमेंट, जस्ट एक इफ़ स्टेटमेंट से आप कलर को खूबसूरत बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर चार्ट बना सकते हैं। अब अगर यहाँ 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं तो हम फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम अपने चार्ट के टाइटल को डायनामिक बनाएंगे। सरफराज भाई आप बहुत कम बोलते हैं यार, बस सुनते ही। आप इंगेज हो थोड़ा सा, आप बताएं जी जी मैं बताइए। सुन रहा हूँ। जी आप बिल्कुल। आप क्वेश्चन बड़े कम करते हैं, पता नहीं क्या शाये हैं आप बहुत ज़्यादा।
नहीं नहीं, मैं सुन रहा होता हूँ। समझ आ रही है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चले अल्हम्दुलिल्लाह, आगे चलते हैं। हम अब अपने चार्ट को थोड़ा सा डायनेमिक बनाते हैं। मैं चार्ट को डायनेमिक बनाने से पहले आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ जब मैं इसकी चार्ट की प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ, मोर में जाके, तो यहाँ पे जो चार्ट टाइटल है, यहाँ ऊपर ये टाइटल है, इसके साथ भी एफ एक्स अवेलेबल। जहाँ जहाँ एफ एक्स अवेलेबल है वहाँ आप कुछ ना कुछ डेस्क का यूज़ करके अपनी मर्जी की कुछ चीज़ लेके आ सकते हैं। तो हम चार्ट को डायनामिक बनाते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके एक और, मैं फर्ज करें यहाँ पे रीजन अगर है, हाँ रीजन है, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ और इसका मैं स्लाइसर बना दूँ। अच्छा, अभी करंटली जब मैं इस रीजन को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने सेंट्रल को किया है, थोड़ा सा मैं इसको कम कर दूँ, जैसे मैंने सेंट्रल को किया है, तो सेंट्रल के अकॉर्डिंगली जो मेरा चार्ट का टाइटल आ रहा है वो आ रहा है सम ऑफ सेल बाय सब कैटेगरी। तो ये बड़ा एक ऑकवर्ड सा बन जाता है कि आप किसी मतलब यहाँ पे कोई स्लाइसर से कुछ चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं और वो यहाँ पे टाइटल जो है वो वही का वही है, वही जो आपने पहले बनाया हुआ है वही का वही है। तो ये लॉजिकल नहीं रहता। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जब मैं सेलेक्ट करूँ तो मेरा चार्ट का टाइटल भी अकॉर्डिंगली बताए कि ये वेस्ट की इंफॉर्मेशन है। ये जो अभी शो हो रही है ये वेस्ट की इंफॉर्मेशन है, साउथ की, ईस्ट की, सेंट्रल की, जो अभी मैं सेलेक्ट करूँ वो वहाँ पे ये। हेलो सर। जी जी बोले। सर मैं ये कह रही थी ना कि ये जो चार्ट आप बनाए हैं, तो ये सेम चीज हम लोग डोनेट और इसमें पाई चार्ट में भी ये सब जितना फॉर्मेटिंग है सब उसमें फॉलो कर सकते हैं। नहीं नहीं, देखें, जैसे टारगेट टारगेट उसमें भी लाइन, ऐड कर सकते हैं। टारगेट लाइन आप कहाँ ड्रॉ करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। टारगेट लाइन आप लाइन चार्ट में और बार चार्ट में कर सकते हैं, कोई भी अगर आप विजुअल यहाँ पे क्रिएट करते हैं। पर मैं ये यहाँ पे, सॉरी, बाहर क्लिक करके कोई डोनट चार्ट बनाता हूँ। इस डोनट चार्ट के अंदर मैं, जो छोटी कैटेगरी है मेरी, फर्ज करें कैटेगरी है, और मैं यहाँ पे सेल को ड्रॉ कर रहा हूँ या प्रॉफिट को कर रहा हूँ जो मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप इलॉजिकल सा हो जाता है कि आप टारगेट लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे। टारगेट लाइन यहाँ पे रेफरेंस लाइन की ऑप्शन भी नहीं आएगी। हाँ देख लेते हैं, मैं इसकी कंडीशन में जाता हूँ, मोर ऑप्शन में जाता हूँ, तो यहाँ मुझे रेफरेंस लाइन वाली ऑप्शन ही नहीं दे रहा। वो चार्ट्स में ये रेफरेंस लाइन की हम्म। ऑप्शन देगा। वो चार्ट में आपको, आपके लिए मतलब क्या कहना चाहिए कि आपके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है चार्ट के लिए कि आप उस रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके विजुअल में नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं ये कर सकते। ठीक है, तो हम अपने मुद्दे की, हम अपने काम पे वापस आते हैं। असल में मैं रीच। कुछ आपसे भी कंफ्यूज हूँ कि आप कुछ वर्ड नहीं जान पाते हैं, क्योंकि हमारा लहजा थोड़ा सा पंजाबी उर्दू है और आपको हिंदी समझ आती है। आपने मुझे मैसेज भी किए हैं कि कुछ वर्ड ऐसे हैं, तो मैं बड़ा एहतियात से बोल रहा हूँ कि आपको मतलब समझ में आए बात। आपने मुझे तीन चार वर्ड भी भेजे हैं जो कि आपको समझ में नहीं आते हैं, लेकिन ये हमारा भी प्रॉब्लम है क्योंकि हम थोड़े से वो लैंग्वेज के मामले में थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। चलें बहरहाल, अब हमारा मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है कि यहाँ पे जो चार्ट का टाइटल है वो डायनामिक आ जाए। जब मैं ये सेलेक्ट करूँ तो ये मेरा इधर शो हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लेट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू मेयर में आता हूँ, तो मेरे पास एक टेक्स्ट अवेलेबल है जिसका नाम है सेलेक्टेड वैल्यू। अब मैं यहाँ पे, ये रीजन है, मैं यहाँ पे कहता हूँ रीजन सेलेक्टेड वैल्यू। इसका मैं नाम रख रहा हूँ डेक्स का रीजन सेलेक्टेड वैल्यू। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो एक मेरे पास डेक्स अवेलेबल है जो क्या करता है, जो ये करता है कि आप जो चीज़ सेलेक्ट करते हैं वो अपने, वो यहाँ पे उसकी वैल्यू को शो करवा देता है। और इसका सिंटैक्स क्या है? इसके सिंटैक्स के अंदर हमने कॉलम का नाम पास करना होता है जिसकी सिलेक्टेड वैल्यू को हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं रीजन को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, सैम्पल सुपर स्टोर के रीजन को। तो मैं यहाँ पे जस्ट एक उसका कॉलम पास कर रहा हूँ। ये टेबल है, बेसिक से कॉन्सेप्ट है, ये टेबल है और ये हमारा क्या है, कॉलम है। रीजन क्या है? हमारा कॉलम है। इसको मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारा टेबल है और ये हमारा कॉलम। सही है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉलम पास कर रहा हूँ इसके अंदर। उस कॉलम, कौन सा कॉलम मैंने पास किया है? रीजन का।
अब ये रीजन की जो डिस्टिंक्ट वैल्यू आ रही है टेबल के अंदर ना, उसको अपने अंदर सेव कर लेगा और सेव करने के बाद इस मैयर में उसको ड्रॉप कर देगा। अच्छा, अब मुझे क्योंकि यहाँ पे दो तीन काम करने हैं तो मैं इसकी वेरिएबल की सेंस बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ वेरिएबल, वेरिएबल का मैं नाम रख लेता हूँ सेलेक्टेड रीजन, और इसके अंदर मैं इस वैल्यू को सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्टेड वैल्यू की जो वैल्यू है वो एस आर वेरिएबल में डाल दिया जिसका नाम है सेलेक्टेड रीजन। अब मुझे करना क्या है, रिटर्न क्या करना है? मुझे रिटर्न करना है कि अगर इफ की कंडीशन लगाता हूँ, अगर तो कोई भी रीजन सेलेक्टेड नहीं है, इसका मतलब है इस ब्लैंक, इस ब्लैंक मैंने कल आपको करवाया था। इस ब्लैंक का मतलब ये है कि ये चेक करता है कि क्या ब्लैंक वैल्यू है या नहीं है, चेक वेदर ए वैल्यू इज ब्लैंक। अगर तो ब्लैंक वैल्यू है तो रिटर्न कर देता है ट्रू, अगर ये ब्लैंक वैल्यू नहीं है तो रिटर्न कर देता है फॉल्स। तो यहाँ पे अगर कोई भी रीजन सेलेक्ट नहीं होगा तो डेफिनेटली ब्लैंक वैल्यू आएगी, ब्लैंक वैल्यू आएगी तो वो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू में आएगा। ट्रू में आएगा तो उसकी कंडीशन क्या है, और जो फॉल्स में आएगा उसकी कंडीशन क्या है, वो मुझे यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इफ इज ब्लैंक करता हूँ। अच्छा, क्या चीज़ मैंने चेक करनी है, ये जो ऊपर जो वेरिएबल है एस आर जो वेरिएबल, मैं ये चाहता हूँ कि एस आर वेरिएबल अगर तो ब्लैंक है तो फिर रिजल्ट क्या है, ट्रू में क्या है, फिर मेरा सिंपल लिखा आ जाए कि टोटल सेल्स बाय ऑल रीजन। जब ये ब्लैंक है तो मैं से कह रहा हूँ कि ये लिखा हुआ आ जाए टाइटल के अंदर टोटल सेल बाय ऑल रीजन, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी रीजन सेलेक्ट नहीं होगा। तो मेरा यहाँ पे टाइटल क्या आना चाहिए, टोटल सेल बाय ऑल रीजन। अदरवाइज अगर यहाँ पे कोई चीज़ सेलेक्टेड, जैसे कि ये वेस्ट सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ सेलेक्टेड है तो मैं यहाँ पे उसको लॉजिक देने लगा हूँ कंकैटिनेट से। मैं उसे कंकैटिनेट करना चाह रहा हूँ, दो टेक्स्ट में आपस में मिलाना चाह रहा हूँ, दो टेक्स्ट में लिखना चाह रहा हूँ। एक में मैं ये एक वैल्यू ये लिखूंगा और दूसरा अपना एक फिक्स टेक्स्ट लिखूंगा। फिक्स टेक्स्ट लिखने के लिए मैं उसको कंकैटिनेट कर रहा हूँ टोटल सेल्स बाय, आपको रीजन आना है, डेफिनेटली आपको रीजन आना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे, तो मैं ये कर रहा हूँ एक टेक्स्ट पास कर रहा हूँ फिक्स, तो टोटल सेल बाय रीजन, और दूसरा मैं वेरिएबल करूंगा। अब दूसरा वेरिएबल मेरे पास क्या अवेलेबल है, एस आर अवेलेबल है, एस आर अवेलेबल है। ठीक है, कंकैटिनेट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, दो टेक्स्ट को ज्वाइन करता है। दो टेक्स्ट को ज्वाइन, या तीन या चार, जितने भी आप टेक्स्ट की ऑप्शन देते चले जाएंगे, वो टेक्स्ट की को आपस में ज्वाइन करता है। अब यहाँ पे आप डिलीमीटर भी दे सकते हैं। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे आता हूँ, को डिलीमीटर भी अगर आपने देना है, मैं यहाँ पे आके एक और कोमा लगा देता हूँ, सॉरी, और इससे पहले मैं लगा देता हूँ ये, इस तरह लिखना चाह रहा हूँ। तो ये उसके बाद आपको मज़ीद उसकी ऑप्शन दे देगा। ये अब क्यों कर रहा है गलती, चलो अभी फ़िलहाल इस तरह करते हैं। अच्छा, ये मैं देख लेता हूँ क्या इशू कर रहा है। अब मेरा कोई एरर नहीं आ रहा है इस फॉर्मूले के अंदर, और मैं इसको एग्जीक्यूट करवाने जा रहा हूँ। पहले इसको समझ लेते हैं कि बेसिकली मैंने किया क्या है। सबसे पहले मैंने ये किया है कि जो सिलेक्टेड वैल्यू का डेक्स यूज़ किया है। सिलेक्टेड वैल्यू क्या काम करता है, जो स्लाइसर में आप कुछ जो कॉलम इसको पास करेंगे उस कॉलम की वैल्यू को अपने अंदर सेव कर लेगा। अभी इस केस में जैसे कि ये वेस्ट है तो अभी वेस्ट को अपने अंदर सेव कर लेगा, और ये वेस्ट कहाँ जाएगा, मेरा वेरिएबल के अंदर जाएगा। अब कंडीशन में मैं चेक करूँगा कि क्या मेरा ये वेरिएबल ब्लैंक तो नहीं है। अगर ब्लैंक की सूरत में होगा जब कोई भी रीजन सेलेक्ट नहीं होगा। अगर ये मेरा रीजन ब्लैंक है, बी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर ये मेरा रीजन ब्लैंक है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो कंडीशन ट्रू होने के केस में ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज अगर ये ब्लैंक नहीं है, कुछ ही सिलेक्टेड है, तो मेरा ये मेरी स्टेटमेंट ये वाली एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, इफ का फॉर्मूला यही है ना कि अगर आपकी लॉजिक ट्रू होती है तो ट्रू का फॉर्म एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आपकी फॉल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। मैं इसको एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ फिर आपको बताता हूँ। मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं इस चार्ट के टाइटल को डायनामिक बनाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ और आके यहाँ पे टाइटल में आता हूँ, और इसकी एफ एक्स में आके मैं अपना यहाँ पे जो मैंने अभी बनाया है उसका नाम क्या रखा था,
रीजन सेलेक्टेड वैल्यू, जो अभी मैंने टेक्स्ट बनाया है जिसके अंदर मैंने स्टेटमेंट वगैरह लिखी है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। अब अगर फर्ज करें मैं कोई भी रीजन सेलेक्ट नहीं करता तो मेरे पास स्टेटमेंट आ रही है टोटल सेल बाय आर रीजन, लेकिन जैसे ही मैं सेंट्रल को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरी फॉल्स वाली स्टेटमेंट आ जाएगी क्योंकि अब ये इस ब्लैंक नहीं है। फॉल्स वाली स्टेटमेंट में पहली स्टेटमेंट आ जाएगी, फिक्स टेक्स्ट आ जाएगा टोटल सेल बाय रीजन कॉलन, और उसके बाद मेरा वेरिएबल आ जाएगा सेंट्रल। इस तरह मेरे चार्ट के विजुअल में एक टारगेट लाइन भी आ रही है और वो डायनामिक भी है उसके टारगेट, और इसके अलावा वो शो भी करता है जब मैं स्लाइसर चेंज करता हूँ तो वो शो भी करता है कि ये ग्राफ किस रीजन का ग्राफ है। अदरवाइज जो पहले जो टाइटल आ रहा था वो टाइटल डायनामिक नहीं था। तो ये 4 पॉइंट आज के क्लियर हुए हैं। अगले अगली तरफ चलते हैं। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो, ये 4 पॉइंट जो हमने किए हैं मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, मेरी आदत है समराइज करने की, मैं आपको समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने टारगेट लाइन किससे ड्रॉ की थी? रेफरेंस लाइन से। रेफरेंस लाइन अवेलेबल होती है जब आप मोर ऑप्शन में जाते हैं तब ये रेफरेंस लाइन, और रेफरेंस लाइन की कई हमारे पास क्या कह लें फॉर्मेट हैं, मैंने कंटिन्यूस यूज़ की थी। अच्छा, उसके बाद दूसरा मैंने क्या किया था, उसको डायनामिक किस तरीके से बनाया था, हाउ वी कैन मेक इट डायनामिक, इस रेफरेंस लाइन को मैं डायनामिक किस तरीके से बना सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, बेसिकली मैंने जनरेट सीरीज़ करवाई थी इसकी, यहाँ पे जनरेट सीरीज़ करवा के एक टेबल जनरेट किया था। उस टेबल के अंदर मैंने उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का ख्याल रखा था। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंगली मुझे इंक्रीमेंट करवा के एक टेबल जनरेट किया था मैंने, और उस टेबल के अंदर मैंने मैक्स वैल्यू ले ली थी। जब मैं उसको स्लाइसर में ड्रॉप करूंगा तो एक मिन वैल्यू आ जाएगी, एक मैक्स वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने मैक्स वैल्यू को सेव कर लिया था, और उस मैक्स वैल्यू को सेव करने के बाद मैंने उसको एफ एक्स में ड्रॉप किया था, तो वो मैक्स वैल्यू के अकॉर्डिंगली लाइन मेरी आगे पीछे मूव होना शुरू हो गई थी। तो यहाँ तक 2 पॉइंट क्लियर हुए थे। तीसरे पॉइंट के अंदर मैंने क्या किया था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की थी बार्स की। बार्स के कलर को मैंने किस तरीके से चेंज किया है, जस्ट एक इफ़ की स्टेटमेंट को मैंने यूज़ किया था, और इफ़ की स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा था कि अगर मेरी टोटल सेल की जो वैल्यू आ रही है, जो मैं ड्रॉप करने के बाद फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में हर कैटेगरी के ऊपर आ रही थी, अगर तो वो टोटल सेल की वैल्यू मेरी इस मैक्सिमम वैल्यू से ग्रेटर है तो फिर उसका कलर ग्रीन हो जाए या ब्लू हो जाए, ये, और अदरवाइज कंडीशन के अंदर वो क्या आ जाए, रेड आ जाए। इसके अंदर आप हेक्सेल कोड भी दे सकते हैं, जो कलर्स के हेक्स कोड्स हैं, आप किसी भी वेबसाइट पे जाके, आपके साथ पहले हमने शेयर किए हुए हैं, वहाँ से जाके हेक्स कोड आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये करने के बाद हमने क्या किया अभी तक, हाउ वी कैन मेक अवर चार्ट टाइटल डायनेमिक। मैंने चार्ट टाइटल डायनेमिक बनाने का आपको बताया है कि हमारा चार्ट टाइटल किस तरह डायनेमिक बनता है। हम एक स्लाइसर ड्रॉ करते हैं, उस स्लाइसर के अंदर जब वैल्यू सेलेक्ट हो तो फिर हम वो इसके एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, और उस वेरिएबल को स्टोर करने के बाद हम एक कंडीशन बना लें कि अगर तो कोई भी सेलेक्ट नहीं है, इस ब्लैंक है, तो फिर हमारे पास फिक्स टेक्स्ट आ जाए, अदरवाइज कंकैटिनेट होकर दूसरा टेक्स्ट आ जाए। ये आप जब दोबारा वीडियो देखेंगे जो मैंने अभी बोला है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं हाउ वी कैन ऐड कस्टम फिल्टर ऑफ आवर चॉइस। हम अपने कस्टम फिल्टर किस तरीके से अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप कोई भी फिल्टर अगर फर्स्ट करें, मैं डेट का फिल्टर ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, या इसको थोड़ा सा मैं रहने देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, और आने के बाद मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं अपने ऑर्डर डेट का एक फ़िल्टर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, और इसको स्लाइसर बनाता हूँ। अच्छा, जो हम स्लाइसर बनाते हैं वो एक फ़िक्स स्लाइसर आता है। मसलन मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसको मैं फ़िल्टर ऑप्शन में जाके थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, फॉर्मेटिंग में, स्लाइसर सेटिंग में, और मैं यहाँ पे आके ड्रॉप डाउन कर देता हूँ। अब ड्रॉप डाउन में मैं अगर देखूँ तो मेरे पास ये देखें 2014 का एक फ़िक्स आ रहा है, क्वार्टर का आ रहा है फ़िक्स। कहीं पे भी मुझे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल रही कि मैं कोई अपनी आपकी मर्जी। स्क्रीन तो वही शो हो रही है इरफान। मैं दोबारा शेयर करता हूँ। इरफान, हाँ, नहीं, हाँ, अभी ठीक हो गई है, अब हाँ, नजर आ मैं रही है दोबारा स्क्रीन। शेयर करता हूँ आपसे ताकि किसी किस्म का बहाना ना रहे।
अच्छा तो ये अब इस स्लाइसर के अंदर ना मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। फर्ज करें मैंने यहाँ पे आके लास्ट 28 दिनों का एक फ़िल्टर बनाना है, या लास्ट 30 दिनों का फ़िल्टर बनाना है, लास्ट 7 डेज़ का फ़िल्टर बनाना है, तो मेरे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है फ़िल्टर के अंदर। तो बाज़ दफ़ा आपको फ्लेक्सिबिलिटी बनानी पड़ती है, खुद से वो कस्टम करनी पड़ती है। तो वो कस्टम किस तरीके से करेंगे वो अभी हम देखने जा रहे हैं, कि हम अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे फ़िल्टर लेके आएँ। मसलन डेट है तो लास्ट 7 डेज़ का मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कि अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे मेरे पास फ़िल्टर आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी आप उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाते हैं हम कस्टम फ़िल्टर के अंदर आ जाते हैं। उससे पहले कस्टम फ़िल्टर के अंदर ना दो कॉन्सेप्ट यूज़ होने हैं, मैं आपको जल्दी से उसका बता देता हूँ, इसलिए इसको मैंने पहले रखा था। ऐड कॉलम क्या होता है और सिलेक्टेड कॉलम क्या होता है। ऐड कॉलम मसलन मिसाल के तौर पे हमारा एक डेस्क है ऐड कॉलम। अब मैं आपको डाटा यहाँ पे दिखा रहा हूँ सैम्पल सुपर स्टोर का। ये मेरे पास सैम्पल सुपर स्टोर का डेस्क है, ताकि ये कस्टम जो आना है उसके अंदर ये यूज़ होना है, तो इसलिए मैं आपको ये करवाना चाह रहा हूँ कि आपके थोड़ा सा पहले इसका आइडिया होना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे सैम्पल सुपर स्टोर के अंदर फ़र्ज़ करें मैंने यही टेबल बनाना है, और उस टेबल के अंदर मुझे एक और कॉलम ऐड करना है। मुझे यहाँ पे एक डुप्लीकेट यही एक टेबल चाहिए और मुझे एक और कॉलम ऐड करना है, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे डेस्क अवेलेबल है टेबल डुप्लीकेट करने का, और एक कॉलम अपनी मर्जी का ऐड करने के लिए मेरे पास एक ऐड कॉलम का डेस्क अवेलेबल है। वो किस तरीके से करेंगे, मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में आऊँगा, मॉडलिंग में, और यहाँ पे न्यू टेबल करूँगा। अब मैं यहाँ पे आके कह रहा हूँ कि ये मेरा सैम्पल सुपर स्टोर का सेकंड टेबल है, क्योंकि ये डुप्लीकेट टेबल है। इसको मैं यहाँ पे आके ऐड कॉलम्स करूँ। ऐड कॉलम्स का क्या फंक्शन है, ऐड कॉलम ये करता है कि आप कोई भी टेबल का उसको पहले बताएं। मतलब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मेरा सैम्पल सुपर स्टोर है। अब सैम्पल सुपर स्टोर के टेबल में आप क्या नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आप बताएंगे। सबसे पहले जो नया कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं उसका नाम बताएंगे, और उसका नाम क्या है। मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे निकालना चाह रहा हूँ सेल्स माइनस डिस्काउंट वैल्यू। इसका मैं अगला जो कॉलम का नाम है उसका नाम रख रहा हूँ सेल्स माइनस डिस्काउंट। आप कोई भी नाम रख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद वो कहता है कि आपने एक्सप्रेशन बताना है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक कॉलम नया ऐड करना चाह रहा हूँ। वो कॉलम नया क्या ऐड करना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सेल्स की वैल्यू को माइनस करना चाह रहा हूँ एक्सप्रेशन में डिस्काउंट के साथ। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मेरा एक नया टेबल बन जाएगा, जो कि डुप्लीकेट होगा सैम्पल सुपर स्टोर का, लेकिन उसके उसके अंदर एक एडिशनल कॉलम आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं सैम्पल सुपर स्टोर को आपको दिखाऊं, तो सैम्पल सुपर स्टोर के प्रॉफिट के बाद कोई कॉलम नहीं। अब जो मैंने नया एक टेबल बनाया है वो नीचे जाके सैम्पल सुपर स्टोर 2 बनाया है। डाटा वही सेम है, यानी 2000 रो इसकी है, उसकी भी 2000 रो है, लेकिन मेरा एक कॉलम ऐड हो गया। ऐड कॉलम ने क्या काम किया, ऐड कॉलम ने एक सिंपली ये किया कि जो सेल की वैल्यू है उसको डिस्काउंट में से माइनस कर दिया। कोई एक्सप्रेशन उसने एग्जीक्यूट करके एक नया मेरे लिए एक कॉलम ऐड कर दिया। तो ऐड कॉलम बेसिकली ये काम करता है। ऐड कॉलम की इस पावर को यूज़ करते हुए हम एक टेबल अपनी मर्जी का बना लेंगे। उस टेबल को हम यूज़ करते चले जाएंगे। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे आता हूँ मैं, और यहाँ पे आके मैं एक नया टेबल ले लेता हूँ, न्यू टेबल। अब ऐड कॉलम आपको समझ में आ गया ना कि किस तरीके से काम करता है। ऐड कॉलम समझ आ गया, थोड़ा-सा इसका कॉन्सेप्ट दोबारा बता देंगे जो मैं हमने दोबारा कॉलम ऐड किए? देखिए, दो कॉन्सेप्ट्स हैं पावर बीआई के अंदर ना। दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आगे बड़े पावरफुल टूल्स हैं। इसको कई जगहों पे, बल्कि एक मैंने आज आपको करवाना है कि $100 का सर के पास एक प्रोजेक्ट आया था, सिलेक्टेड कॉलम का फंक्शन उसके अंदर यूज़ होना था। वो भी मैंने आज आपको करवाना है। हिम्मत ना हारिएगा, मतलब चलते रहिएगा। ऐड कॉलम क्या है, ऐड कॉलम ये है बेसिकली कि मेरे पास जो टेबल अवेलेबल है, अगर मैं उसका डुप्लीकेट टेबल ड्रॉ करना चाहता हूँ। मसलन मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा टेबल मेरे पास आ जाए,
सारे का सारा टेबल आए, और सारे के सारे के टेबल के बाद एक कॉलम ऐड हो जाए, या 4-5 कॉलम ऐड हो जाएं, मेरी मर्जी के ऐड हो जाएं, तो वो आप ऐड कॉलम के फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। किस तरीके से करते हैं मैं दोबारा करके बता देता हूँ। मैं आता हूँ होम में आके, सॉरी, रिपोर्ट व्यू में आके मॉडलिंग में न्यू टेबल में आ जाता हूँ। अब मेरा डुप्लीकेट टेबल बनेगा ये। मसलन मैं आके यहाँ पे कहता हूँ ऐड कॉलम्स, और मुझे कौन से टेबल के ऊपर, पहला पैरामीटर है टेबल, तो मैंने यहाँ पे सैम्पल सुपर स्टोर ले लिया। जब मैं ये यहाँ पे लिख चुका हूँ तो सैम्पल सुपर स्टोर के सारे कॉलम यहाँ पे आ चुके हैं। अब एक एडिशनल कॉलम ऐड होगा। एडिशनल कॉलम आप खुद से कोई भी बना सकते हैं। मसलन मैं कहता हूँ डिस्काउंट को मल्टीप्लाई करना है 2 से, सही है। इसका नाम रख, ये नाम है, ऊपर जो कॉलम का नाम आएगा वो डिस्काउंट 2 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा। और एक्सप्रेशन में मैं क्या करता हूँ, मैं डिस्काउंट वाले कॉलम को, लेकिन डिस्काउंट का कॉलम मुझे बताना पड़ेगा कौन सा डिस्काउंट का कॉलम। डिस्काउंट का कॉलम सैम्पल सुपर स्टोर का, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब एक्सप्रेशन में मैंने क्या बता दिया, उसको मल्टीप्लाई बाय 2, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। ये मेरा टेबल है, और इस टेबल के बाद ऐड क्या होगा, एक कॉलम ऐड होगा। कॉलम क्या ऐड होगा, उसका नाम क्या होगा, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेम, ये इसका नेम है डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 2। और यहाँ पे उसका नाम के नीचे उसकी वैल्यू किस तरह आएंगी, वो ये एक्सप्रेशन डिसाइड करेगा। एक्सप्रेशन क्या है कि डिस्काउंट को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, जो भी डिस्काउंट की वैल्यू आ रही है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो नाम के एक नया कॉलम बन जाएगा, और नाम के नीचे ये वाली वैल्यूज रो बाय रो, हर रो की कैलकुलेट होके यहाँ पे ये आ जाएगी। और मेरे लिए एक क्या होगा, एक नया टेबल जनरेट हो जाएगा, न्यू टेबल एक मेरे लिए बन जाएगा, जो कि डुप्लीकेट टेबल होगा सैम्पल सुपर स्टोर का, और लेकिन उसमें एक कॉलम आप कर रहे हैं यहाँ पे आप मल्टीपल कॉलम भी कर रहे हैं, कर सकते हैं। ये आगे चल के हमने मल्टीपल कॉलम ही बनाने हैं, सही है। तो बेसिकली ऐड कॉलम ये काम कर रहा है। इस टेबल का आप जो भी नाम रख लें यहाँ पे, ये अभी मेरे काम का तो नहीं है, मैं टेबल ही रहने देता हूँ इसका। ये तो जस्ट मैंने आपको ऐड कॉलम्स का बताया। ठीक। अब यहाँ पे सही सही, समझ आ टेबल, गई। जी, यहाँ पे जो टेबल बन चुका है ना टेबल, उसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये सारा डुप्लीकेट है। उसकी भी सैम्पल सुपर स्टोर की भी 2000 रोज है, और जो मेरा ये टेबल है, इसकी भी 2000 रोज है। यहाँ पे देख लें 2000 रोज है, लेकिन ये डुप्लीकेट टेबल के बाद यहाँ पे एक कॉलम आ गया मेरे पास, जो कि कैलकुलेटेड कॉलम है। ये इस एक्सप्रेशन से, यानी उसका नाम क्या है ऊपर, डिस्काउंट। आपकी स्क्रीन स्टक है इरफान, स्क्रीन आपकी स्टक है वही पुराने उसके ऊपर। अच्छा मैं हाँ, अब चेंज हुई है। अच्छा हाँ, मैं ये शो मेरे ख्याल है। से बोलने और स्क्रीन में डिले है थोड़ा। अच्छा अच्छा, चलें अभी थोड़ा मैं रुक के चलता हूँ। अच्छा, इसका जो टेबल का नेम है वो डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 2 है, और इसके अंदर जो एक्सप्रेशन एवेलुएट होके आएगा वो मल्टीप्लाई बाय 2 है। यानी डिस्काउंट की वैल्यू 0 है, मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो 0 आ जाएगा। अगर मैं नीचे जाऊँ, कोई वैल्यू अगर फर्ज करें यहाँ पे आती है, सैम्पल स्टोर में कहीं 0 ही तो नहीं है। फर्ज करें यहाँ पे कोई बड़ी 0.5 ले लेता हूँ, 0.5, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये मेरा आंसर आ रहा है 1। ठीक है, इसने क्या किया, एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई बाय 2 इसकी वैल्यू को कर दिया। तो मेरे पास क्या आ गया, पूरा डुप्लीकेट टेबल प्लस एडिशनल एक कॉलम। अच्छा, इसकी इसी पावर को यूज करते हुए ना हम इसका कैलेंडर बनाएं। मैं यहाँ पे आता हूँ, रिपोर्ट व्यू के अंदर मॉडलिंग में न्यू टेबल करता हूँ। हम बेसिकली बनाना चाह रहे हैं कि हमारे जो फिल्टर है ना वो हमारी मर्जी के बने। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इसको कह रहा हूँ डायनामिक फिल्टर, डी डॉट एफ कर, ये पूरा नाम लिखो, डायनामिक फिल्टर, इसका मैं नाम रखूँ। अब मेरे सैम्पल सुपर स्टोर के अंदर मिनिमम डेट की वैल्यू क्या है और मैक्सिमम डेट की वैल्यू क्या है, उसको मैं यूज़ करके
कुछ कैलेंडर बनाऊंगा उसको। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको करने से पहले मैं कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे मॉडल में जो मिनिमम डेट है। आप वो मिनिमम फंक्शन से भी निकाल सकते हैं। ये 4 जनवरी है और मेरी मैक्सिमम जो डेट है वो 30 दिसंबर है। सही है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ मॉडलिंग में, न्यू टेबल अगर ये है तो इसी को यूज़ कर लो। ये सही नहीं है, इसको डिलीट, ये रहने देता हूँ आपके लिए। मॉडलिंग में आता हूँ, न्यू टेबल, और इसका नाम मैं वही रख लेता हूँ जो मैंने रखा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ। उस वेरिएबल डिफाइन के अंदर मैं मैक्स वैल्यू ले रहा हूँ, मैक्स डेट कह रहा हूँ, मैक्स डेट ले रहा हूँ। फर्स्ट करें, मेरी मैक्स डेट आएगी ऑर्डर डेट की। अब मैक्स की जो ऑर्डर डेट आएगी मैं रिटर्न करवा के आपको दिखा देता हूँ, मेरी आएगी 30 दिसंबर 2017। मैं वन बाय वन स्टेप लेके चल रहा हूँ आपको। इसमें कहाँ पे गलती है, एक्सप्रेशन स्पेसिफाइड, अच्छा ये मैं टेबल बना रहा हूँ, मैयर भी मुझे रिटर्न करेगा। अभी मुझे टेबल के अकॉर्डिंगली, ये मैं अभी टेबल बना रहा हूँ, मैयर नहीं बना रहा। अगर मैं मैयर बनाता तो उसने मेरे एक सिंगल वैल्यू दे देनी थी, लेकिन मैं अभी टेबल बना रहा हूँ। तो मैक्स वैल्यू मैंने आपको दिखाई थी, तो 30 दिसंबर यहाँ पे रिटर्न करेगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके रिटर्न करता हूँ। रिटर्न मुझे क्या करना है, ऐड कॉलम करने हैं। ऐड कॉलम के अंदर मुझे यहाँ पे टेबल क्या, टेबल बनाने वाला कोई चाहिए। अब टेबल बनाने वाला मेरे पास जो डेस्क है वो कैलेंडर है, क्योंकि मैं एक कैलेंडर बनाना चाह रहा हूँ। तो कैलेंडर में मेरी जो स्टार्ट डेट है, मैं उसे फर्स्ट कहता हूँ कि मैक्स डेट -7। ठीक है। मैक्स डेट -7 का, अभी ये मेरा टेबल नहीं बना, अभी मेरा टेबल बनेगा। मैं इसको कह रहा हूँ, और एंड डेट क्या आएगी मेरी, एंड डेट आएगी मैक्स डेट। इसको मैं कैलेंडर को इस तरह कर रहा हूँ, तो ये मेरा टेबल, अभी जो मैंने किया है ना, वो मेरा जस्ट एक टेबल कंप्लीट हुआ है। ये पैरेंथेसिस जैसे ही मैंने क्लोज किए हैं, तो ऐड कॉलम का टेबल वाला आर्गूमेंट जो है वो मेरा भी पूरा हुआ है। देखें, मैंने अभी क्या किया है कि पहले मैं कर रहा था जिसका मुझे डुप्लीकेट बनाना था वो मैं कर रहा था, लेकिन अब मैं अब डुप्लीकेट नहीं बनाना चाह रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, एक कैलेंडर बनाना चाह रहा हूँ। उस कैलेंडर के अंदर मैंने मैक्स वैल्यू को -7 कर दिया, स्टार्ट वैल्यू, यानी ये अगर 30 दिसंबर है तो मैं आपको ये शो भी करवा देता हूँ। तो ये 23 दिसंबर है, 23 स्टार्ट डेट बन जाए और मैक्स डेट क्या बन जाए, 30 बन जाए। सही है। उसके बाद मुझे यहाँ पे कॉलम ऐड करना है, तो कॉलम का नाम मैं रख लेता हूँ फिल्टर, और उसके अंदर मुझे वैल्यू देनी है। तो मुझे एक ही फिक्स वैल्यू देनी है, लास्ट 7 डेज। ठीक है। मैं अभी इसको रिटर्न करवा के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आया, और यहाँ पे जो मेरा टेबल बना है, इस फार्मूले से क्या बना है कि मेरी जो मैक्स वैल्यू हुआ है, ऐड कॉलम के साथ क्या हुआ है कि ये जो टेबल है, ये मेरा पूरा एक टेबल बना है, यानी ये वाली डेट बनी है। और उसके बाद एक कॉलम बना है, न्यू कॉलम, उसका नाम है फिल्टर्स, और उसमें वैल्यू का आई है, हर वैल्यू के आगे क्या आ गया, एक फिक्स टेक्स्ट आ गया, इसका नाम है लास्ट 7 डेज। इस तरह करने से ऐड कॉलम क्या कर रहा है, एक टेबल जनरेट कर रहा है कैलेंडर का, जिसकी वैल्यू मैक्स वैल्यू से -7 से स्टार्ट होती है, यानी 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है और 30 दिसंबर तक जा रही है। और उसके आगे मैंने एक कॉलम ऐड किया है, यहाँ पे कॉलम ऐड करते हैं ना, जो इसका सिंटैक्स है, अगर मैं आपको दोबारा यहाँ से दिखाऊं, यहाँ पे ब्रैकेट जैसे लगाऊंगा तो मेरे पास ये सिंटैक्स आ जाएगा। सबसे पहले ये क्या टेबल है, और ये क्या है, अगले कॉलम का नाम, और अगले कॉलम में कौन सी वैल्यू रखनी है, ये वो शो कर रहा है कि अगले कॉलम के अंदर जो वैल्यूज हैं वो लास्ट 7 डेज हर एक के आगे आ जाएगी। ठीक है। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं फिल्टर का, टेबल का, यहाँ पे सॉरी कॉलम का नाम आप फिल्टर की जगह कुछ भी रख सकते हैं। अभी मैंने इसको एग्जीक्यूट करवा दिया है, जस्ट हमारा एक फ़िल्टर बना है, हमने काफ़ी फ़िल्टर बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे आके डायनामिक फ़िल्टर में आके यहाँ पे इस फ़िल्टर का स्लाइसर ले लेता हूँ, और इस स्लाइसर को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पहले विजुअल ड्रॉ कर लेता हूँ। विजुअल कौन सा ड्रा करूँ, मैं एक लाइन चार्ट बना लेता हूँ। लाइन चार्ट क्या करता हूँ, सेल्स को ले लेता हूँ और ऑर्डर डेट को ले लेता हूँ।
ऑर्डर डेट और सेल्स की मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा लाइन चार्ट है। इस लाइन चार्ट के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि अब जो मेरा फ़िल्टर बने वो मेरी मर्ज़ी का बने, कस्टम फ़िल्टर बने, 2014 क्वार्टर डेज उस तरह ना आ रहा हो। मैं जस्ट यहाँ पे अगर मैं आपको मज़ीद बताऊँ कि अगर मैं पहले क्या कर रहा था, मेरे पास क्या चीज़ अवेलेबल थी। सॉरी, यहाँ पे ऑर्डर डेट आ रही होगी कहीं पे, ये इसका अगर मैं फ़िल्टर बनाता हूँ ना, और इसके फ़िल्टर को मैं ड्रॉप डाउन में ले जाता हूँ, तो यहाँ पे देखें मुझे 7 डेज, लास्ट 7 डेज सेलेक्ट करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही। सॉरी, इसको नहीं, इसमें जाके मुझे स्लाइसर में क्या करना पड़ रहा था, इसको सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल, इसको, फिर कंट्रोल, इस तरह करके लास्ट 7 डेज। अब मैं चाहता हूँ नहीं, मेरा कस्टम फ़िल्टर बने। तो इसको अवॉइड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपने ही कस्टम फ़िल्टर बना रहा हूँ विद द पावर ऑफ ऐड कॉलम। ऐड कॉलम की पावर को यूज़ करते हुए डेक्स की मैं अपना यहाँ पे बना रहा हूँ। इसको भी मैं ड्रॉप डाउन में ले जाता हूँ, वर्टिकल लिस्ट है, ड्रॉप डाउन में चले जाएगा। इसको जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा तो मेरा नीचे वाला जो चार्ट है अकॉर्डिंगली वो चेंज होना चाहिए। अब उसको चेंज होने के लिए मैं पहले इसके फिल्टर ख़त्म कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ। अच्छा, इसको करने के बाद एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पे ऊपर टाइटल के बाद ना एक बड़ी अच्छी टेक्स्ट फॉर्मेट के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक चीज़ अवेलेबल है कि जैसे ही मैं अपना फ़िल्टर सेलेक्ट करूँ, तो मेरा फ़िल्टर सेलेक्ट होने के बाद मेरी जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू के अंदर डेट आ जाए कि ये डेट कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है। ये भी एक डायनामिक रेंज का एक फ़िल्टर है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करता हूँ। अब ये लास्ट 7 डेज के डेज कौन से हैं ये नहीं मुझे पता, लेकिन लास्ट 7 डेज के डेज को मैं देखना चाह रहा हूँ। ये लास्ट 7 डेज के डेज कौन से हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं लिखना होता। यहाँ फर्ज करें मैं ये लिख देता हूँ, सैम्पल सुपर स्टोर डैशबोर्ड। इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसका टाइटल चेंज कर रहा हूँ और इसको बोल्ड कर रहा हूँ, डिफरेंट कलर दे रहा हूँ। फर्ज करें ये वाला कलर दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा कलर डार्क कर देता हूँ मैं इसको। यहाँ पे जो है वो सिर्फ आपने टाइटल और लोगो ही नहीं देने होते, यहाँ पे एक और चीज़ टेक्स्ट बॉक्स में अवेलेबल है जिसका नाम है वैल्यू। अच्छा, ये क्या करता है, डायनामिक वैल्यू को ऐड करता है। ये इसी तरह ही है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एफ एक्स करवाया था। ये बेसिकली एफ एक्स ही है। इसके अंदर आप डायनामिक कोई भी वैल्यू यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। मसलन मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक डेक्स वैल्यू लिखता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे आगे कहता हूँ मैयर्स के अंदर इसका नाम मैं रख लेता हूँ डेट रेंज, और यहाँ पे आके मैं मीन वैल्यू ले लेता हूँ ऑर्डर डेट की, और उसके बाद मैं यहाँ पे मिन डेट के साथ एक डेलीमीटर ले लेता हूँ डैश का, और उसके बाद मैं मैक्स वैल्यू आपको शो करवा दूँ। मैक्स का फार्मूला यूज़ करता हूँ और उसकी ऑर्डर डेट को ले लेता हूँ। इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब ये बेसिकली मिन डेट क्या है, मैंने अभी आपको दिखाई थी। सैम्पल सुपर स्टोर की मिन डेट 4 जनवरी है, और नहीं तो दोबारा देख लें। सैम्पल सुपर स्टोर की 4 जनवरी मिन डेट है, और इसकी मैक्स डेट क्या है, 30 दिसंबर मैक्स डेट है। वापस आता हूँ, इस डेस्क के अंदर मैंने क्या किया है कि यहाँ पे 4 जनवरी आ गया, और फिर यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे ये 30 आ गया। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू में ले लेता हूँ। वैल्यू में मैंने जैसे ही क्लिक किया है तो यहाँ पे मुझे बतानी है उसकी फील्ड वैल्यू। तो मैंने अभी इसका नाम रखा है डेट रेंज। तो डेट रेंज से मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे डेट रेंज वाला डेक्स आ गया जो मैंने लिखा था। इसको मैं जैसे ही सेव करता हूँ तो ये मुझे एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि यहाँ पे 2017 सिलेक्टेड है। मैं इसको पहले ख़त्म कर देता हूँ। ये आपको 4 जनवरी मिन डेट दे रहा है, और इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। सही है। अब ये क्या काम कर रहा है कि ये जो रेंज जो मैंने वैल्यू इसमें दी है, अगर मैं अकॉर्डिंगली कोई डाटा सेलेक्ट करता हूँ, मेरा ग्राफ भी चेंज होता है और अकॉर्डिंगली मुझे डेट भी मिल जाती है
कि 2016 की जो स्टार्टिंग डेट है वो 5 जनवरी है, और 2016 की जो एंड डेट है वो 31/12 है। इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे आके मुझे वो बता रहा है क्वार्टर की शेप में। मैं तो इसको डेज में देखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसकी हायरार्की को पहले डेज में ले जाऊंगा। जैसे ये डिसेबल होता है तो वो आखिरी जो होता है हायरार्की उसमें आ जाता है, यानी जो डे है उसमें आ जाता है। तो यहाँ मैं देखूँ तो यहाँ पे 5 ये सिलेक्टेड है 2016, और इसकी पहली वैल्यू क्या आ रही है 5 जनवरी, ठीक है, और उसकी आखिरी वैल्यू क्या आ रही है 31 दिसंबर 2016, जो कि यहाँ पे मेंशन हुआ है 5 जनवरी 2016 और 31/16/2016। अच्छा, इसको मैं लिंक करना चाह रहा हूँ अपने कस्टम के साथ, तो अभी मैं कस्टम के साथ भी इसको लिंक करता हूँ। अभी तक मैंने जो एक कस्टम फिल्टर बनाया है वो लास्ट 7 डेज का है, लेकिन वो लास्ट 7 डेज का इसके साथ इंटरएक्टिव नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ये लास्ट 7 डेज वाला इसके साथ इंटरएक्टिव हो जाए, तो मुझे मॉडलिंग में जाना पड़ेगा। मॉडलिंग में मैंने आके यहाँ पे सैम्पल सुपर स्टोर को मैं नीचे कर देता हूँ। अभी जो मैंने ये बनाया है अपना नया टेबल, जिसके अंदर ये वाला कस्टम है, वो उसका नाम है डायनामिक फ़िल्टर, ठीक है। डायनामिक फ़िल्टर के अंदर मैंने ऐड कॉलम की पावर को आपको बताया कि ऐड कॉलम के अंदर हम एक टेबल बना सकते हैं, डुप्लीकेट टेबल भी बना सकते हैं और नया कैलेंडर भी बना सकते हैं। मैंने नया कैलेंडर बना के आपको दिखाया है कि मैक्स वैल्यू को ड्रॉप किया, उसमें से -7 किया और उसमें 7 कर लिया, और उसके बाद मैंने उसकी जो फ़िल्टर की वैल्यू है उसका स्लाइसर बना लिया। अब मेरी फ़िल्टर की वैल्यू लास्ट 7 डेज है, उसके अकॉर्डिंगली वो काम करेगा। अच्छा, इस डायनामिक फ़िल्टर को मैं मॉडल करवाना चाह रहा हूँ अपने सैम्पल सुपर स्टोर के साथ। तो सैम्पल सुपर स्टोर के अंदर यहाँ पे डायनामिक ये सैम्पल सुपर स्टोर डाटा आ गया, और डायनामिक फ़िल्टर मुझे चाहिए। डायनामिक फ़िल्टर मेरा यहाँ पे आगे आएगा ये वाला, इसको मैं इन दोनों को मॉडल करवाना चाह रहा हूँ। अगर आप देखें तो इस डायनामिक फ़िल्टर में क्या चीज़ सेम आ रही है, तो इसमें डेट आ रही है, ऑर्डर डेट आ रही है, ये दोनों को सेम है। तो मैं इसको ऑर्डर डेट के साथ इसका कंपैरिजन, इसका रिलेशनशिप बना देता हूँ। अच्छा, जैसे मैं इसका रिलेशनशिप बनाऊंगा तो ग्राफ में थोड़ी सी तब्दीली आएगी, कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको आके सेलेक्ट करता हूँ 7 डेज़ को, मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो अब देखें मेरा ये फ़िल्टर काम करना शुरू हो गया डेट रेंज वाला, कि ये 23/12 से 30/17 तक इसकी डेट आ रही है। इसको मैं थोड़ा वापस ले आता हूँ यहाँ पे, ताकि ये खूबसूरत लगे। अच्छा, लास्ट 7 डेज़ को मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ फिल्टर कोई सिलेक्ट नहीं है, लास्ट 7 डेज़ को सिलेक्ट किया है, तो 23/12 आ रही है और 30/2017 आ रही है। अगर मैं नीचे आऊँ तो मेरा ग्राफ भी चेंज हो चुका हुआ है, 23 दिसंबर 2017 से लेके 30 दिसंबर 2017 तक आ रहा है। ये जो टूल टिप इसकी आ रही है ना आपके सामने, इसमें डेट आ रही है नज़र, सैटरडे December 30 वही आ रही है जो हमने फ़िल्टर सेलेक्ट किया हुआ है। इसी तरह मैं यहाँ पे भी आता हूँ तो सैटरडे दिसंबर लास्ट 7 डेज़ का कस्टम फ़िल्टर मुझे शो करवा रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बनाने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं आता हूँ अपने वापस डायनामिक फ़िल्टर के ऊपर। मुझे एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है यूनियन। यूनियन क्या करता है? यूनियन करता है कि जितने भी टेबल हों उसको आपस में अपेंड कर देता है। अपेंड से मुराद ये है कि ये एक टेबल है और एक टेबल मैं और बनाता हूँ, तो वो नीचे इसके टेबल के अपेंड कर देगा। मसलन ये टेबल तो बनाया हुआ ना ऐड कॉलम ने, अब यूनियन क्या करेगा, अगर मैं कोई एक और ऐड कॉलम करता हूँ तो वो इसके नीचे इसको अपेंड कर देगा, जो भी एक नया टेबल बनेगा। यूनियन रिटर्न द यूनियन ऑफ द टेबल, यूनियन का मतलब है अपेंड करना। हुज कॉलम मैच, जिसके कॉलम, यूनियन में एक कंडीशन है। कंडीशन यूनियन में ये है कि आपके नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए और मैच करने चाहिए। तो मैच करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको यूनियन करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें मैं आके कोमा लगाता हूँ, तो कोमा लगा के मैं यहाँ पे नीचे आके ऐड कॉलम कर देता हूँ, यहाँ आके मैं ड्रॉप डाउन कर देता हूँ, ठीक। अब मैंने मैक्स वैल्यू जो फर्स्ट करा 28 दिन का फिल्टर बनाना है, तो मैं इसमें -28 कर दूंगा और यहाँ पे क्या कर दूंगा 28। अब यूनियन क्या काम करेगा, यूनियन ये करेगा कि एक टेबल तो ये ऊपर वाला बनाएगा ऐड कॉल, लेकिन जो नीचे वाला टेबल बनाएगा और इसके नीचे वो अपेंड कर देगा। मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको ऐसे ही एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो अब ये क्या काम करेगा, यहाँ पे क्या गलती आ रही है,
अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका रिलेशन मैनी टू मैनी होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आकर डबल क्लिक करता हूँ, और ये मेरा डायनामिक फ़िल्टर अभी एरर शो कर रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको मैनी टू मैनी करके इसको बहुत कर देता हूँ, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो अब मेरा यूनियन काम करेगा। अच्छा, यहाँ पे आके मैं ये क्या कर रहा हूँ, अब इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, अब ये एरर नहीं देगा। इसको मैंने एग्जीक्यूट करवाया तो इसने किया क्या, इसने किया ये कि पहले जो 7 रो बनी थी ना, उसके नीचे 28 रोज और ऐड कर दी। अब वो क्या वैल्यू आएगी, मैक्स माइनस 28 करेंगे तो ये पहली वैल्यू ये आएगी, 2 दिसंबर। 2 दिसंबर आएगा, फिर उसके बाद ये कंटिन्यूसली कब तक चलेगा, जब तक मेरा -28 पूरी रोज कंप्लीट नहीं हो जाती। जिस तरह ये मेरी 7 रोज बनी थी, इसी तरह ये मेरी 28 रोज बनेंगी मैक्स से माइनस करने के बाद। 28 रोज मैंने इसके नीचे डाल दी। तो ये यूनियन काम करता है बेसिकली। यूनियन क्या करता है, एक टेबल, टेबल वन है ये, फर्ज करें टेबल वन, और ये है टेबल टू, इन दोनों को अपेंड कर देता है। ऊपर टेबल वन, यहाँ से लेके यहाँ तक टेबल वन की आउटपुट आ रही है, और यहाँ से लेके आगे ऑनवर्ड टेबल टू की आउटपुट आ रही है। ऐड कॉलम क्या करता है, टेबल बनाता है। टेबल कौन सा बनाता है, जो यहाँ पे आप देते हैं उसको, ये पैरामीटर में जो आप वैल्यू देते हैं उसका टेबल बनाता है, और उसमें कॉलम ऐड करता चला जाता है, कॉलम ऐड करता चला जाता है। तो मुझे चाहिए भी यही कि मेरा एक ऐसा फ़िल्टर बने, कस्टम फ़िल्टर बने, जिसको मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ नाम दे के यूज़ कर सकूँ। और फिर मैंने यूनियन यूज़ कर लिया कि एक टेबल के नीचे दूसरा टेबल क्या हो जाए, अपेंड हो जाए। इसको मैं यहाँ पे आके देखता हूँ क्या मेरा 28 दिन का आ चुका है, तो यहाँ पे मेरे पास 28 दिन का फ़िल्टर आ चुका है। मैं इसको अनसेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करता हूँ, और अब देखता हूँ तो यहाँ पे 2 दिसंबर से लेके और 30 दिसंबर तक मेरे पास डाटा आ रहा है, और सिमिलरली यहाँ पे भी वो चेंज हो रहा है 2 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। इसके बाद मैं एक और ऐड कर लेता हूँ, यूनियन की मैं ब्रैकेट ख़त्म करके कोमा लगा रहा हूँ, और नीचे आके कंट्रोल V कर, कंट्रोल वी करने से मेरी पूरा का पूरा टेबल यहाँ पे ऐड कॉलम का आ जाएगा। और मैं करना चाह रहा हूँ 90 डेज का, 90 डेज का मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और इसका नाम क्या रखना चाह रहा हूँ, 90 डेज। और इससे इधर आके मैं यूनियन को क्लोज कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब क्या होगा, मेरे 3 टेबल बनेंगे, टेबल वन, टू और थ्री। अब टेबल वन और टू और थ्री यहाँ पे मेरे पास आ चुके हैं। अब मैं जाके देखता हूँ क्या मेरे पास फ़िल्टर में भी आ चुका है कि नहीं। मेरे पास यहाँ पे फ़िल्टर में भी आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो मेरे फ़िल्टर की तरतीब बड़ी गलत है। 7 दिन वाला ऊपर आना चाहिए, 28 वाला नीचे आना चाहिए, और 90 डेज वाला मेरा उससे नीचे आना चाहिए। तो मैं अपने ऑर्डर को भी बेहतर करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक और ऐड कॉलम्स के अंदर एक कॉलम ऐड कर लेता हूँ ऑर्डर्स के नाम से, और मेरी मर्ज़ी के मुताबिक जिस भी फ़िल्टर को मैं 1 कहूँगा वो ऊपर आ जाएगा, और जो 2 कहूँगा तो नीचे आ जाएगा। अब ऐड कॉलम के अंदर मैं एक और कॉलम ऐड करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, और मैं यहाँ पे आके ऐड कॉलम की जो वैल्यू है उसके अंदर कोमा डालता हूँ। तो अब कोमे के बाद मुझे नेम टू कह रहा है, तो इसका मैं नाम रख देता हूँ ऑर्डर्स। ये कॉलम का नाम आ गया, और इसके अंदर वैल्यू कौन सी आएगी, 1। अगर फर्ज करें मैंने यहाँ पे इसको 1 कर दिया। इस तरह मुझे यहाँ पे नीचे भी एक और, क्योंकि यूनियन काम नहीं करेगा जब तक आपके कॉलम सेम नहीं होंगे, तो मैं यहाँ पे आके ऑर्डर्स इसका नाम रख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसको ऑर्डर का 2 की वैल्यू पास कर रहा हूँ। इसके बाद मैं इसका भी नाम ऑर्डर्स रख देता हूँ, नाम सेम रखना है आपने। और यहाँ पे मैं इसका ऑर्डर कर देता हूँ 3। ठीक है, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब होगा क्या कि एक और कॉलम ऐड हो जाएगा, और उस कॉलम के अंदर जो लास्ट 7 डेज है ना, लास्ट 7 डेज उसका ऑर्डर आ जाएगा 1, और जो लास्ट 28 डेज हैं उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2, और लास्ट 90 डेज का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सही है। और क्या फ़िल्टर के अंदर भी हमारी तरतीब उस तरह हो चुकी है ऑर्डर के अकॉर्डिंगली, नहीं हुई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्ट किस तरीके से करते हैं, टेबल व्यू में आप आ जाएं, और यहाँ सॉर्ट बाय कॉलम है। सॉर्ट बाय कॉलम मैं फ़िल्टर को करना चाह रहा हूँ, लेकिन बाय ऑर्डर करना चाह रहा हूँ। तो जैसे मैं इसको ऑर्डर को सॉर्ट करूँगा, तो यहाँ पे वर्किंग होगी, और अकॉर्डिंगली मेरा फ़िल्टर अब जो चेंज होके आएगा कि पहले ऑर्डर वाली पहले
रो में आ जाएगी, दूसरे ऑर्डर वाली दूसरे में आ जाएगी और तीसरे रो वाली तीसरे में आ जाएगी। मैं लास्ट 90 डेज़ का भी डाटा आपको दिखा देता हूँ, यकम अक्टूबर से लेके 30 दिसंबर तक, और यही ये लास्ट 90 डेज़ भी मेरे शो हो रहे हैं कि फ़िल्टर के साथ मैं क्लाइंट को दिखा रहा हूँ कि डेट रेंज क्या आएगी, होनी चाहिए, ये कहाँ से कहाँ तक का ग्राफ है। ठीक है, इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसके अंदर मैं और डाल लेता हूँ 365 डेज़ का, अगर फर्क करें मैं यहाँ पे 365 डेज़ का डालता हूँ, और यहाँ पे मैं फ़िल्टर में 365 डेज़ कह देता हूँ इसको, और फिर मुझे यहाँ पे ऑर्डर्स का कॉलम ऐड करना है, और यहाँ पे मैं जानबूझ के ये गलती कर रहा हूँ, आपने मुझे बताना है, और मैं यहाँ पे यूनियन को भी क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, इसके फिल्टर को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इस फार्मूले में एक गलती है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आप जाग रहे हैं कि नहीं। कोई बंदा बताएगा इसमें क्या गलती है? जी सरफराज भाई, अनम आप बताएं इस फार्मूले में क्या गलती है, क्या समझ नहीं आई? और मीटिंग कहीं एंड तो नहीं होगी यही? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अभी आ रही है, बीच में तो नहीं आ रही थी, मुझे लगा आप ही बोल रहे हैं। नहीं, कब से नहीं आ रही मेरी आवाज़? ये ऑर्डर 3 तक तो मैंने सुन लिया था, फिर उसके बाद ये जो बड़े अफसोस की लास्ट वाला बात। कॉलम आपने ऐड किया ना, उसके बाद एक्चुअली आपको बोलना चाहिए था जब आपको आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि बाय फोर्स को ही ये म्यूट हो जाता है। अभी मैंने अनम्यूट किया है। अच्छा, यहाँ मैं आपको कह अच्छा। रहा था कि मैंने एक गलती की है। जहाँ पे वो गलती मुझे बताएंगे कहाँ पे गलती की है। ऐड कॉलम अगर आपको समझ में आ गया तो, मैंने एक रो ऐड की है लास्ट, मैंने एक कस्टम फिल्टर बनाया है लास्ट 1 ईयर का। तो कस्टम फिल्टर के फॉर्मूले में एक गलती है, वो क्या गलती है? कहीं समझ नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मूले में एक गलती है कि सॉरी, मेरा माइक भी था, मैं कही थी 365 आपने नहीं लिखा, 7 मैंने डेज लिखा यहाँ है पे, मैक्स, हाँ जी, लास्ट मैक्स कॉलम। डेट से -365 करूँगा तो उतनी रोज जनरेट होंगी ना जो नीचे जाके यूनियन हो रही होंगी। तो -365 बिल्कुल सही है, ये मैं इसको एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ, और आके मैं यहाँ पे अपने फ़िल्टर में देख रहा हूँ तो मेरा कस्टम फ़िल्टर बन चुका हुआ है 365 डेज़ का। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो मेरी डेज आ रही हैं 31 दिसंबर 2016 से 30 दिसंबर 2017 तक, ये लास्ट 365 डेज। इसके अलावा मैं इसमें और भी कस्टम फ़िल्टर बना सकता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे दिसंबर का फ़िल्टर बनाना चाह रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे दिसंबर लिखा हुआ आ जाए। तो मैंने आपको करवाया था ई डेट का फॉर्मूला। ई डेट का फॉर्मूला क्या काम करता है? फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे दिसंबर का फ़िल्टर सिर्फ बनाना है, मैं आता हूँ यहाँ पे यूनियन की ब्रैकेट ख़त्म करके कोमे के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। इरफान थोड़ा आहिस्ता बोला करें, आपकी स्क्रीन डिले से शो होती है, अभी आप सिर्फ वो ग्राफ शो हो रहा है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे दिसंबर का फ़िल्टर बनाना चाह रहा हूँ, कस्टम फ़िल्टर दिसंबर का बना आ जाए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके कैलेंडर के अंदर अब मैक्स माइनस नहीं करूँगा, अब मैं यहाँ पे एक डेट का फंक्शन यूज़ करता हूँ, और डेट के फंक्शन के अंदर मैं ईयर जो है वो मैक्स डेट का ले रहा हूँ, ऊपर जो मैक्स डेट है, सॉरी, ऊपर ये वाली जो मैक्स डेट आ रही है, मैक्स डेट का ले रहा हूँ, और मंथ में मैक्स डेट का ले रहा हूँ, बल्कि पूरी मैक्स डेट ही आ जाए। मंथ में मैक्स डेट का ले रहा हूँ, और डे भी मैं उसी का ले रहा हूँ, मैक्स डेट। सही है, यहाँ तक मेरा टेबल टेबल। इरफान आप थोड़ा सा एक
मिनट के लिए स्टॉप हूँ ताकि वो स्क्रीन जो है ना वो आपके साथ वो हो जाए, मैच हो जाए। स्क्रीन जो है ना वो बिल्कुल अच्छा। ये जरा दोबारा समझा दें क्योंकि स्क्रीन जो थी ना वो डिले से नजर आई थी। कैलेंडर ये जो आपने लास्ट वाला कॉलम ऐड किया ना इसको जरा दोबारा समझा दें। अच्छा, शो अभी यहाँ हुआ है ये। यहाँ पे मैं ना अब जो बनाना चाह रहा हूँ ना, वो बनाना चाह रहा हूँ मैक्स दिसंबर का। यानी जो मेरा फ़िल्टर आए ना, पहले मैं मैक्स से माइनस करके जितने मर्जी दिन का ले रहा था, लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ मेरा कस्टम फ़िल्टर बने, दिसंबर लिखा आ जाए, नवंबर लिखा आ जाए, इस तरह लिखा आ जाए। सही है। ठीक है। तो मुझे स्टार्ट डेट के लिए यहाँ पे स्टार्ट डेट मुझे देनी है। स्टार्ट डेट के लिए मैं यहाँ पे मैक्स, ये ऊपर जो मैक्स डेट का वेरिएबल है, इसमें से मैं ईयर निकाल लेता हूँ, ईयर। और स्टार्ट डेट के लिए मेरी मैक्स का ईयर वही आ जाएगा जो है। ये डेट का फॉर्मूला मैं पहले आपको करवा चुका हूँ, मंथ, और इसमें मैं अपना मैक्स डेट का वेरिएबल पास कर। स्टार्ट डेट मेरी 1 से शुरू हो जाएगी, और मेरी एंड डेट, उसके लिए एंड डेट के लिए, कैलेंडर की एंड डेट के लिए मैं यहाँ पे ईयर निकाल रहा हूँ उसी तरह मैक्स डेट के ही वेरिएबल से। मंथ निकालूंगा उसी तरह मैक्स डेट से ही। डे मैं वही रखना चाह रहा हूँ जो मेरा अवेलेबल है मैक्स डेट के अंदर। यहाँ तक मेरा टेबल कंप्लीट हुआ है। यानी ये जो अभी मैंने क्लोज किया ब्रैकेट, ये टेबल कंप्लीट हुआ है। इसके बाद कॉलम कौन से ऐड करने हैं? कॉलम मुझे ऐड करने हैं फिल्टर्स के नाम से है, और फिल्टर्स के अंदर वैल्यू क्या रखनी है? मैंने लिखना है दिसंबर। ऑर्डर कौन सा देना है? मैंने इसको एक नया कॉलम और ऐड करना है, उसका ऑर्डर्स, उसका कॉलम का नाम है, और इस दफ़ा जो ऑर्डर आएगा इस टेबल का वो 5 आएगा। ये ऐड कॉलम की ब्रैकेट क्लोज हुई है, और ये यूनियन की ब्रैकेट क्लोज हुई है। इसको मैं एंटर कर रहा हूँ। अब मेरे फिल्टर के अंदर क्या आ चुका हुआ है? अब मेरे फिल्टर के अंदर दिसंबर ऐड हो चुका हुआ है। इसको मैं ओके कर देता हूँ, अपने फिल्टर में आके चेक करता हूँ, तो यहाँ पे दिसंबर का फ़िल्टर अवेलेबल है। दिसंबर के फ़िल्टर की स्टार्ट डेट क्या आ रही है? 1 दिसंबर, और उसकी एंड डेट वही आ रही है 30 दिसंबर। इस तरह आप नवंबर भी बना सकती हैं। नवंबर किस तरह बनाएंगे? यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं थोड़ा स्लो डाउन हो जाता हूँ। अब मैं नवंबर का ये क्रिएट, हम ऑर्डर डेट के थ्रू मंथ निकाल के भी सिंपल कर सकते हैं ना? क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ ये हम ऑर्डर डेट से अगर सिर्फ मंथ निकाल दें, मंथ का एक कॉलम ऐड कर लें, तो उससे भी हो सकता है सिंपली जो मंथ हम ऐड कर रहे हैं दिसंबर। बिल्कुल हो सकता है। उसमें कैलेंडर में हमें जो ये डेट्स हैं ना, वो हमें रो बाय रो डेट चाहिए। यानी रो बाय रो जनरेट होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें जी कैलेंडर जी। रूल यूज़ करना पड़ेगा। कैलेंडर यूज़ करेंगे तो उसके लिए या तो इस पूरी स्टेटमेंट को किसी वेरिएबल में रख लें, वो भी आ सकता है। मेरे ख्याल में यहाँ तक क्लोज करते हैं, और आपको $100 प्रोजेक्ट के ऊपर लेके जाता हूँ, जो सर ने $100 का प्रोजेक्ट किया हुआ है। आपने खुद यहाँ पे नवंबर का बनाना है, और खुद यहाँ पे आपने फ़र्ज़ करें अपनी मर्ज़ी के कोई 110 डेज़ का बना लें, 200 डेज़ का बना लें। यहाँ पे कस्टम फ़िल्टर आपने बनाने हैं मज़ीद। मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, और स्टॉप करके हम आगे चलते हैं। ऐड कॉलम की पावर को आपने देख लिया है कि ऐड कॉलम किस तरीके से काम करता है। समरी इसकी क्या है जी? ऐड कॉलम के फ़िल्टर की, ऐड कॉलम का जो फंक्शन है, वो इस टेबल के अंदर कोई कॉलम ऐड कर देता है। अब टेबल कौन सा है वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे अगर आप सैम्पल सुपर स्टोर का लिखेंगे तो डुप्लीकेट बन जाएगा सैम्पल सुपर स्टोर, और उसमें एक ऐड कॉलम हो जाएगा। अब आ जाए सिलेक्टेड कॉलम के ऊपर। सिलेक्टेड कॉलम क्या काम करता है? सिलेक्टेड कॉलम का ये काम है कि फ़र्ज़ करें मेरा सैम्पल सुपर स्टोर है। पहले तो मैं ये कर रहा था कि पूरे का पूरा टेबल लेके आ रहा था सैम्पल सुपर स्टोर का, ठीक है। इसको अभी फ़िलहाल मैं एग्जीक्यूट, यहाँ पे क्या इशू आ रहा है? यहाँ पे क्या इशू आ गया? कहीं ना कहीं कॉमा छूट गया होगा।
यहाँ पे क्या इशू आया है वो मैं बाद में देख लेता हूँ। हमारे यहाँ सिलेक्टेड के ऊपर फर्ज करें ये सैंपल सुपर स्टोर है, सारा डाटा ही गायब हो गया, क्या हो गया? हुआ गया। मैं इसको ना सेव करके ना आपके लिए दोबारा ओपन कर, डाउनलोड में आता हूँ, इसका नाम मैं रखा हूँ 10 सितंबर 2023। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ अभी, दोबारा देखता हूँ इसमें क्या इशू है। यहाँ पे आके फोल्डर डाउनलोड 10 कमरे। चले आ गया डाटा। अच्छा, मैं आपको बताने जा रहा था, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऐड कॉलम के बाद $100 का जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको लेके जाना है। कहाँ चले गए हैं? ये भी हो चुके हुए हैं, ये भी कहाँ जा चुके हैं? चलें। अच्छा जी, अब मेरा कस्टम फ़िल्टर बन चुका हुआ है। कस्टम फ़िल्टर मैंने कहाँ बनाया था, कोई भूल गया मुझे। हाँ, यहाँ पे बनाया। यहाँ पे लास्ट 7 डेज हमारा काम कर रहा है, लास्ट 28, 90 डेज, 65 और दिसंबर सारे ही अब काम कर रहे हैं। अच्छा, ऐड कॉलम की पावर ये थी कि ये डुप्लीकेट भी बना सकता है, इसके अलावा उसके अंदर एडिशनल कॉलम भी ऐड कर सकता है। लेकिन सिलेक्टेड, यहाँ पे मैं सैम्पल सुपर स्टोर का आपको दिखा रहा हूँ डाटा। फर्ज करें मुझे यहाँ पे ना पूरा टेबल नहीं लेके आना, मुझे सिलेक्टेड कॉलम लेके आना है। अगर मुझे सिलेक्टेड कॉलम चाहिए तो उसके लिए सिलेक्टेड कॉलम का फंक्शन यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे आके मॉडलिंग में आके न्यू टेबल में आता हूँ और मैं सैम्पल सुपर स्टोर के अपनी मर्जी के कॉलम लेके आना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा सिलेक्टेड कॉलम। इसी सिलेक्टेड कॉलम ने एक $100 का प्रोजेक्ट किया है, तो ये टैक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टेड कॉलम कर रहा हूँ, वो मुझे पहले कह रहा है कि टेबल का नाम बताओ। मैं टेबल का नाम बता रहा हूँ। उसके बाद वो कह रहा है कि किस आगे कौन सा कॉलम इस टेबल के अंदर आपको चाहिए। मैं यहाँ पे टेबल का कॉलम का नेम बता रहा हूँ। फर्ज करें मुझे ऑर्डर डेट चाहिए। स्क्रीन में बहुत डिले है इरफान। ये सिर्फ मेरे पास डिले आ रहा है, इसके पास ठीक है, मेरे पास तो बहुत डिले आ रही है इसमें। क्यों सरफराज, आपको भी डिले आ रहा है भाई? मैं नेट चेंज कर हाँ लेता जी, हूँ। मुझे हाँ जी डिले आ रहा है थोड़ा सा। मैं नेट चेंज कर लेता हूँ पहले। मैं अपने मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ, शायद मेरे ख्याल में मेरा जो नेट है वो स्लो आ रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और देखें, पहले ऐड कॉलम में आपको करवा चुका हूँ। ऐड कॉलम क्या करता है कि टेबल वही रहने देता है, उसके आगे कॉलम ऐड कर देता है। ये मेरी स्क्रीन विजिबल है? अभी नहीं। ठीक है, स्टॉप करके ना दोबारा इसको कनेक्ट करता हूँ। हाँ।